अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है वकील की। ये जब से गिरफ़्तार हुए हैं ये दूसरी मुलाकात है। बीच में मुलाकात नहीं होने दी गई, उसकी वजह डर है, एक खौफ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पंजोता साहब की मुलाकात हुई थी उन्होंने आके हरफ बाय हरफ जब वो बताया, आवाम के सामने रखा कि खान साहब के ये पैगाम है आवाम के लिए, और वो बिल्कुल हशाश बशाश हैं, उनके बिल्कुल हौसले बुलंद हैं, तो इस बात से दुश्मन डर गया और उन्होंने फ़ैसला किया कि वकीलों से मिलने ही ना दो। फिर बीच में सिर्फ बुशरा बीबी से मुलाकात हुई लास्ट वीक, और अब आज की तारीख दी गई थी कि आप मुलाकात कर सकते हैं। 5-6 वकील गए। अब ये बनता तो यही है, अदालत का जो प्रोसीजर है वो ये है कि 5-6 वकील हों या 10 हों या 1 हो, मुलाकात के लिए जेलर रोक नहीं सकता। लेकिन जेलर साहब ने कहा कि सिर्फ एक बंदे को मुलाकात की इजाज़त होगी, वो भी हम चूज़ करेंगे कि कौन सा बंदा। मतलब हट दर्मी की इंतहा, बंदा चुन लिया गया। उन्होंने कहा जनाब उमैर नियाज़ी साहब जो आप में हैं ये जा सकते हैं। गए अंदर, 1 घंटा मुलाकात हुई। जाकर वो जब इंतज़ार करने के बाद उनके साथ मुलाकात हुई खान साहब के साथ, तो खान साहब को देखकर उन्होंने, उमैर नियाज़ी साहब ने हैरत से कहा कि खान साहब आपकी दाढ़ी बढ़ गई है। और ज़ाहिर है कि वो एक देख के चेहरे को तो उनको वो आ गया कि यार क्या बादशाह आदमी है और क्या मलंग सिचुएशन में है। तो खान साहब ने कहा ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आज मुझे इन्होंने शीशा दिया है, यानी जब से गिरफ़्तार किया है आज शीशा दिया है, तो मैं शेव कर लूँगा, तुम बात करो। फिर उन्होंने बताया कि शहरियार अफरीदी को छोड़ दिया गया है, शानदाना को भी रिहा कर दिया गया है, जिस पर खान साहब ने स्माइल दी और कहा कि चलो ये अच्छी बात है। उनके लिए कुछ पैगामात उन्होंने दिए। वकील साहब ने कहा कि मैं ये पैगाम उनको मिल कर दूँगा। फिर उसके बाद बताया हसन नियाज़ी के बारे में कि उनका जो है, तब तक जब मुलाकात हुई थी तब तक उनको आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, तब तक वो सिर्फ गायब ही थे मंज़र से। तो बताया था कि उसको गायब किया हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि पहले भी उसके ऊपर जुल्म किया गया है, अब मज़ीद करेंगे। तो उसके बाद खान साहब का जो सबसे अहम पैगाम उसमें था वो ये था अपनी आवाम के लिए कि मेरी कौम से कह दो कि 1000 साल भी अगर इस सेल में मुझे रखें और अगर ये मुझे इससे भी 3rd क्लास, मतलब इससे भी कोई घटिया क्लास में शिफ्ट कर दें, मैं तब भी नहीं झुकूंगा। मैंने ग़ुलामी से बिल्कुल मौत को तरजीह दी हुई है कि ग़ुलामी नहीं बर्दाश्त करनी। और मैं अपनी कौम से भी यही कह रहा हूँ कि हौसला रखना है, घबराना नहीं है। ये मैं आपको हरफ बहरफ खान साहब के अल्फाज बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और बातें उनकी, जैसे ज़मानतें मनसूख हुई तो उनके बारे में बताया गया कि खान साहब जो लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, उन्होंने आपकी ज़मानतें जो हैं वो आपके ना होने की वजह से, वहाँ पे अदम पेशी की वजह से कैंसिल कर दी हैं, मनसूख कर दी हैं। तो उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील हमने दायर कर दी है, जिसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आएगा। और उसके ऊपर भी खान साहब ने फिर लीगल अपनी टीम के साथ, मतलब जो वकील साहब थे उनके साथ मशवरा किया। अब ये थोड़ा सा पैगाम जो कौम के लिए है इसके ऊपर ही बात करेंगे। बाकी लीगल इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात की, जो अलग अलग ये वकील जो हैं वो आपस में बैठेंगे और सलाह मशवरा करने के बाद ये प्रोसीडिंग्स का करेंगे। आज जो है वो एक हेयरिंग थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो फिर से बीमार हो गए, छुट्टी लेकर चले गए, तो फिर से वो आज सुनवाई नहीं हो सकी। कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मुलाकात हुई है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ मुलाकात हुई है इलेक्शन कमिश्नर की, और कुछ तो तबादला ख्याल हुआ है इलेक्शन करवाने के ऊपर, करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कब करवाएंगे, और ये मामला तो चलते रहेंगे। अब आते हैं वापस खान साहब की इस मौजूदा हालत के ऊपर, मलंग वाली हालत के ऊपर, और जो जज्बा, जो हौसला है उसके ऊपर। 70 साल से ज़्यादा उम्र हो गई खान साहब की और दाढ़ी बढ़ गई है। जो खान साहब के बारे में मैं जानता हूँ, एक दिन रोज़ाना वो बंदा शेव करता है, एक दिन भी शेव के बगैर खान साहब नहीं रहते। वो बड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन आदमी है। तो आप देखें वो, यानी ये तोड़ने के हस्बे होते हैं ना, इसकी हालत ये कर दो कि ये टूट के तो बोले कि चलो जो तुम कहते हो मैं कर दे। यानी इसकी बहनें बाहर, ठीक है, भांजा या भतीजा जो भी लगता है, हसन नियाज़ी, उसको पकड़ा हुआ है। वर्कर्स में 10,000 बंदा जो है वो पकड़ा हुआ। अच्छा, एक और ख़बर आई थी, पता नहीं ये मुस्तद्दका कितनी है ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं पढ़ी थी और मुझे अंदाज़ा है कि खान साहब हमारे हैं ऐसे ही वैसे। इंटरनेशनल कोई वकील हैं, कोई लॉयर की टीम है, तो उन्होंने खान साहब से वकील के थ्रू ये पैगाम भेजा। ये मैंने सुना उनके बकौल वो बता रहा हूँ कि खान साहब हम पूरी कोशिश करके आपको, तो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके हम आपको जेल से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो खान साहब ने कहा कि मैं वो आखिरी बंदा होना चाहता हूँ जो मैं जेल से निकलूँ, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तुमने अगर कुछ करना है
تو وہ جو بچے, मासूम बच्चे, जो बेटियां हमारी, जो बहनें हमारी जो जेलों में कैद हैं, वो सबसे पहले उनका करो. मेरी खैर है, मेरी टेंशन ना लो. आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट खान साहब को देखते हुए, उसकी शख्सियत को देखते हुए, या आज का जो उनका ये पॉइंट था कि इससे भी घटिया जगह पर रख के देख लो, मुझे 1000 साल तक भी कैद रख के देख लो, मैं नहीं झुकूंगा और मेरी कौम आपने हिम्मत नहीं हारनी. फिर उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद करना पड़ती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती. तो मैंने फ़ैसला कर लिया हुआ है कि मैंने हर कुर्बानी देनी है और मैंने आज़ादी लेनी है. तो खैर ये मामलात हैं. इस पे अब ज़ाहिर है कि हमारी यूथ जो है पाकिस्तान के, जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं खान साहब से, बड़े सेंसिटिव है. मुझे मैसेजेस आते रहते हैं और ज़्यादातर के मैं आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि उनके सवालात ही ऐसे होते हैं. छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो रो रही होती हैं कि अंकल मैं खाना नहीं खाऊँगी, इमरान अंकल को लेके आए वापस, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है. अच्छा, फिर औरतें जो जिनका ताल्लुक़ ही नहीं था कभी सियासत से, वो किचन वाली औरतें, घर वाली औरतें जो होती हैं, उनके सवालात कि भाई इमरान खान का कोई ख़बर वो बता दें, हम तो कोई खुशी मनाने लायक नहीं है, हमारे लिए तो सब बंद हो गया हुआ है, दुनिया उजड़ गई हुई है, खान साहब की कोई ख़बर. सारा दिन रात यही सिलसिला रहता है. फिर वो कोसती भी हैं, क्योंकि औरतों का एक होता है कि पेशेंस लेवल बहुत कम होता है. तो इससे आगे जो अभी तक की लड़ाई थी, जब तक खान साहब बाहर थे, वो लड़ाई थी बड़े नरम लड़ाई, नरम. अब बहादुरों का रह गया किस्सा. इसके बाद सिर्फ बहादुर आगे चल सकेंगे. बहुत कम लोग होंगे कि जो इस सब को बर्दाश्त कर सकेंगे. ज़ाहिर है कि एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा. याद रखिएगा, बिगेस्ट प्लानर इज़ गॉड. अल्लाह से बढ़ के ना किसी की ताकत है. उसने जो लिखा हुआ है हमारे नसीब में वो मिलना है. और ये वो वाली सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको फ़ैसला करना पड़ता है, आपको अपने ईमान से पूछना पड़ता है, आपको ये फ़ैसला करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि जान किसके कब्ज़े में है, हक़ और सच क्या है. इन दोनों में, यानी हक़ और बातिल के दरमियान आपने फ़ैसला करना होता है कि आप किसकी तरफ हैं. फिर आपने ये भी देखना है कि मौत के ऊपर किसका कंट्रोल है. तो ये दो चीज़ें जब आपको पता चल जाएं, तो तीसरा सवाल आप करेंगे नहीं, आप सिर्फ सब्र करेंगे, इंतज़ार करेंगे. और यही खान करता है. उम्मीद और सब्र, ये बहुत बड़े हथियार हैं दो खान साहब के, कि जो वो बताते हैं. अच्छा, फिर अब जो दुश्मन हैं या जो हरीफ हैं सियासी, उनकी तो मैं क्या बात करूं. वो कोई ऐसी खबरें फैला देते हैं कि खान नहीं अब बाहर निकलता, खान अब लंबा गया अंदर, खान अब ये. तो इन बातों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको तोड़ना होता है, आपकी उम्मीद ख़त्म करना होता है. जैसे इमरान रियाज़ के बारे में आपको आए दिन खबरें मिलेगी कि इमरान रियाज़ की फ़लाँ जगह पर लाश देखी, फ़लाँ जगह से ये खबर आ गई, तो आप लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं. एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर बैठे बिठाए. तो वो ऐसी खबरें छोड़ी जाती हैं, आपके सेंटिमेंट्स को टेस्ट किया जाता है कि आप अब कहाँ पहुँचे हैं. तो जाहिर है कि लोगों में फिर वो थोड़ा सा हो जाता है, नाउमीदी सी होती है. जिस दिन आपकी नाउमीदी कन्फर्म हो गई कि आप नाउमीद हो गए हैं सिस्टम से, उस दिन खलास ये तहरीक ख़त्म. नया पाकिस्तान या पाकिस्तान के सिस्टम को चेंज करने का जो आपका ख्वाब है पूरी कौम का, वो ख़त्म. तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने हौसले बुलंद रखने हैं, आपने सब्र रखना है, या आपने उम्मीद तोड़ के अपने कामों में लग जाना है, जो कि हम आम तौर पे करते हैं. हम अपने सारे काम जो हैं घर का, वो मेरा अगर वो कोई टूटी ख़राब है तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है. मुल्क जाए भाड़ में, ये एट दी एंड अल्टीमेटली हमारा यही होता है अलमिया, कि हमने आज 14 अगस्त आई, हमने PTI का झंडा लहराया, ज़बरदस्ती भी लहराया, गिरफ्तार भी हुए, चपेड़े भी खा ली पुलिस वालों से. दूसरे दिन एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल. तो ये हमारा आज़ादी का थोड़ा सा अलमिया है कि हम मुल्क भी आज़ाद चाहते हैं, लेकिन हम कुर्बानी भी कोई नहीं देना चाहते, ये हमारी बसात नहीं है. खैर, ये अपने तई अपने अपने हौसले की बात है. सब्र और तहम्मुल ये बहुत बड़ा हथियार है. उम्मीद सबसे बड़ा हथियार है. हमारा एक और भी एक इशू है सोसाइटी का, याद रखिएगा. मैं कभी कभी कहता हूँ अगर सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारा कुछ छोड़ दो, PTI वाले ही मान लो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने मोहल्ले में सुबह फजर की नमाज के वक्त अपनी मस्जिदें भर देना, सुबह उठ के इस नीयत से कि अल्लाह हमारे मुल्क को बदले, अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह अबाबील भेजे, अल्लाह दुश्मन के दिलों में रहम डाल दे, अल्लाह दुश्मन को नेस्तो नबूद कर दे या उसको हरा दे. तो अगर आप सिर्फ फजर की नमाज के वक्त उठ के सारे मस्जिदें ही भर देना, तो फिर भी उम्मीद लग जाती है कि यार कुछ ना कुछ बेहतर होगा. लेकिन जब हमने सारी रात सोते वक्त तक मुजरे देखने हैं, गंदे डांस देखने हैं, गंदी जुगतें देखनी हैं, मराज पूरा करना है, और फिर ये भी उम्मीद रखनी है कि अल्लाह अबाबील भेजेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो फिर एटलीस्ट
صبر کی میں تلقین ضرور کرتا ہوں، تو صبر ضرور کیجیے گا اور امید کا دامن نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا پاکستان کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.